ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड इन with the scattering angle theta in the Giger-Marsden experiment. Write two conclusions that you can draw from this graph. Obtain the expression for the distance of the closest approach in this experiment. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि जीजर-मार्सडन का जो एक्सपेरिमेंट था, बच्चों जीजर-मार्सडन का एक्सपेरिमेंट कौन था? आपको याद होगा, आपको रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया होगा। तो जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, वो यही था। कौन सा? जीजर-मार्सडन। अच्छा, क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड जी के स्टूडेंट थे जीजर एंड मार्सडन, ये उनके क्या थे? स्टूडेंट थे। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो कंक्लूजन लिया गया वो आगे चल के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बन गया, क्योंकि ये रदरफोर्ड के अंडर में, इनके गाइडेंस में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, मतलब पहले तो इस क्वेश्चन को देख के आपको कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ऐसा आपसे पूछा गया जो आप नहीं जानते हो। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की ही ये बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें इन्होंने कहा n मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल, जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इधर उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, उनका थीटा के साथ हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है, वेरिएशन दिखाना है। बच्चों आपको तो याद ही होगा कि अगर एक यहाँ पे क्या करते थे रदरफोर्ड जी? गोल्ड फॉइल लगाते थे। क्या करते थे? ये लगाते थे गोल्ड फॉइल, है ना। और गोल्ड फॉइल में जब वो क्या करते थे? अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट करते थे, मतलब बम्बार्टमेंट करवाते थे। यहाँ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे यहाँ से बम्बार्टमेंट करा दिए, है ना। तो जब इन्होंने इस पे बम्बार्डमेंट कराया तो क्या पाया? इन्होंने पाया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो जो थे वो सीधे चले गए, मोस्टली अल्फा पार्टिकल तो सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे आए जो इधर उधर कहीं हल्का फुल्का ऐसे आए और ऐसे डाइवर्ट हो गए। तो बच्चों अल्फा पार्टिकल जो सीधा चला आ रहा था, ठीक है, कुछ तो मोस्टली सीधे चले गए, कुछ ऐसे हुए जो ऐसे डाइवर्ट हुए। तो जिस एंगल पे ये डाइवर्ट हुए इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। ये थीटा है, इसी को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, अच्छा अब अपने को बताना है कि भाई हमको तो ये पता है कि जैसे कुछ अल्फा पार्टिकल कम एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ बहुत ज़्यादा एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ ऐसे भी थे जो वापस बिल्कुल आ गए थे। लेकिन जो बिल्कुल वापस आए थे बहुत कम थे, बहुत कम, मतलब आप समझ सकते हो 0.02% टाइप के, इतने। ठीक है, और कुछ मोस्टली तो सीधे चले गए थे। ठीक, तो अपने को जो ये सीधे चले गए हैं और ये जो थीटा पे डेविएट हुए, है ना, टोटल जो इधर पार्टिकल निकल रहे हैं उन सबका जो है n और थीटा में अगर हमको रिलेशन निकालना हो तो ये रिलेशन होता है। क्या होता है? n = n0 स्मॉल nt 2e/z का होल स्क्वायर अपान 4 × 4πε0 का स्क्वायर r² mv0² का होल स्क्वायर अपान 1/sin⁴ θ/2। यहाँ पर जो n0 है नंबर ऑफ एटम स्ट्राइकिंग ऑन द टारगेट पर यूनिट मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट एरिया में जो टकरा रहे हैं एटम वो है n0। स्मॉल n क्या है? स्मॉल n है नंबर ऑफ एटम इन द टारगेट पर मीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने एटम हैं। जैसे अगर गोल्ड फॉइल थी तो यूनिट वॉल्यूम में कितने गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस हैं, कितने एटम हैं, वो बात यहाँ पे स्मॉल n। टी क्या है? थिकनेस ऑफ टारगेट है, टारगेट कुछ थिकनेस भी होगी ना, वो टी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों जेडी क्या है? जेडी है चार्ज ऑन द टारगेट, मतलब क्या होता है कि जैसे ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से आया है ना,
और ये आपकी गोल्ड फॉइल है। तो गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड का न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, जेड प्रोटॉन है मान लो, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Zd। तो यानी कि जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो है Zd। 2e चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, आपको पता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2e होता है। अच्छा, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द टारगेट, मतलब यहाँ से जैसे हमने ये अल्फा पार्टिकल गिराए, यहाँ पे उनका क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। इस डिफ्लेक्शन को पता करने के लिए यहाँ पे क्या करते थे, एक स्क्रीन लगाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लगाते हैं कि ये स्क्रीन लगाते हैं। तो स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर लगाई है इससे, वो डिस्टेंस क्या है, r। तो टारगेट से वो स्क्रीन कितनी डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस क्या है, r है। अच्छा, v0 क्या है, v0 है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल की, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे थे तो उनकी वेलोसिटी क्या थी, वो है v0। और m जो है वो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है। थीटा स्कैटरिंग एंगल है, तो n थीटा पे कैसा डिपेंड कर रहा है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा, n प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। n किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। इससे पता चलता है कि जब थीटा जैसे से बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे वैल्यू जब बढ़ेगी पावर 4 लगी तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी, और जब तेज़ी से इंक्रीज होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो दिखाया, जो आपसे पूछा गया था कि वेरिएशन इन n विथ थीटा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे n की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। समझ गए। अच्छा, कुछ ये पहला अपना आंसर हो गया वेरिएशन। अब बात आती है कि कंक्लूजन ऑफ जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकाले थे रदरफोर्ड जी ने, तो रदरफोर्ड जी ने ये कंक्लूजन निकाला था बच्चों कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो कहाँ चले गए थे, सीधे चले गए थे। तो इससे इन्होंने ये पता किया कि मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। क्यों, क्योंकि अगर खाली ना होता तो अल्फा पार्टिकल फिर सीधे नहीं जाते, इधर उधर मुड़ सकते थे ना। तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। इससे पहला कंक्लूजन ये निकला कि द मोस्टली स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ज़्यादातर जगह क्या है, खाली है। अच्छा, दूसरा कंक्लूजन बच्चों क्या लिख सकते हो आप, दूसरा ये है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे होते हैं जो एक्यूट एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत छोटी सी जगह पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और इस छोटे से पार्ट को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सम अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, ड्यू टू दिस वी कैन रिकॉग्नाइज दैट all the positive charge is concentrated at a very small space. This very small space is called nucleus. ये सेकेंड आप लिख सकते हो। लिखने को तो आप रदरफोर्ड मॉडल में जो आपने वहाँ पे कंक्लूजन सारे पढ़ रखे हैं, आप कितने भी लिख सकते थे, बट यहाँ दो पूछे गए ना बच्चों, तो हम दो लिख के ही रुक जाएंगे, ठीक है। अब हम तीसरी बात करते हैं। उन्होंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट। तो बच्चों देखिए, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होती क्या है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हम कराते हैं यहाँ से, मान लो एक अल्फा पार्टिकल है m मास का, v0 वेलोसिटी से चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगी, mv0² हाफ हो जाएगी। अब ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है किसी गोल्ड फॉइल की तरफ, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में, या किसी भी और चीज़ की फॉइल लगा दी गई। मान लीजिए कि ये भाई गोल्ड फॉइल तरफ, मतलब उनके एटम की तरफ चल रहा होगा। मान लीजिए ये गोल्ड फॉइल का एक एटम है, ठीक है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये एटम का न्यूक्लियस बनाया गया, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियस की तरफ चलेगा, तो ये अगर हम बात करें कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Zd। अल्फा पार्टिकल पहले बहुत डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल इसके पास आएगा क्या होगा बच्चों बताओ। भाई अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज होता है 2e पॉजिटिव,
न्यूक्लियस पे भी चार्ज कितना है, Jd पॉजिटिव। तो होगा क्या कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसके पास जाएगा तो प्लस प्लस में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ेगा इस पर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। वो फोर्स इस अल्फा पार्टिकल को रिटार्डेशन देगा, मतलब इसकी स्पीड को कम करेगा। धीरे धीरे ये अल्फा पार्टिकल इसके पास चलता रहेगा क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है और फोर्स ये लगातार बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स होता है K(Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो जब ये डिस्टेंस इसकी कम हो रही, देखो जैसे जैसे पास आ रहा डिस्टेंस कम हो रही, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा रिटार्डेशन बढ़ेगा, तो इसकी स्पीड और तेजी से कम होगी। एक समय ऐसा आएगा कि अल्फा पार्टिकल यहां तक आके फिर रुक जाएगा, अब इसके आगे वो जाएगा ही नहीं। ये जो नियरेस्ट डिस्टेंस तक आ जाता है इसी डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। ये R0 इसी को क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, यही डिस्टेंस अपने को पता करनी है। बच्चों सोचने वाली बात है, जब यहां से अल्फा पार्टिकल आया तो पहले उसमें क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या थी, 0 थी। क्यों, क्योंकि दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2 अपान R। मतलब जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होती है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम का मतलब लगभग 0। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होती है, 0 होती है। अब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो क्या होता है कि इसकी स्पीड कम होती जा रही, रिपल्सन की वजह से यहाँ पे स्पीड 0 हो गई। तो स्पीड 0 हो गई मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। यानी कि जो फाइनल सिचुएशन है उसमें अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ गई, ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ गई। और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। काइनेटिक एनर्जी में थी तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0। अपने को तो पता है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता था, इनिशियल एनर्जी टोटल वाली यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर फाइनल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल, बताइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ये है ½ mv0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियल, 0। बहुत बढ़िया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां पे कितनी है, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है फाइनल वाली, वो है 1/4πε0 भाई। K(Q1 Q2 होता था तो पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। तो आएगा 1/4πε0 Q1 इसका चार्ज Jd, Q2 भाई अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यहाँ वाली सिचुएशन की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, Q2 मतलब 2E, ठीक है। अच्छा, अपान डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, R0। मैं चाहूँ तो इसको मैं K से भी लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी को, है ना, इसको मैं K से भी लिख सकता हूँ जब जरूरत पड़े। तो मैं इसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को K मान लेता हूँ, तो K बराबर आ गया 1/4πε0 2Jd स्क्वायर अपान R0, या फिर R0 की वैल्यू हो गई 1/4πε0 2Jd स्क्वायर अपान K। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला हो गया। इससे पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो पार्टिकल उतना ज़्यादा करीब चला जाएगा, उतना इसकी क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, कम होगी। भाई करीब जाएगा तो R0 क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। ये ध्यान रखना बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।